डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के लिए अक्षरों के मानकीकरण को समझेंगे। किस तरह से अक्षर लिखने से सही ढंग से हिंदी के लिए देवनागरी लिपि इस्तेमाल की जा सकती है, आज हम ये सीखेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है हिंदी के लिए देवनागरी लिपि अक्षरों का मानकीकरण। मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आपका स्वागत करती हूँ। आज के पाठ में हम जो सीखेंगे उसमें है लिपि का परिचय, अक्षरों के मानकीकृत रूप, शब्दकोशीय आकारादिक्रम और फिर अंत में हम अपने पढ़े हुए को एक बार दोहराएंगे। हमारा आज के पाठ का उद्देश्य है शुद्ध हिंदी लिखना सीखना। सबसे पहले लिपि परिचय। लिपि कहते किसको हैं? तो बोली जाने वाली भाषा को लिखित रूप में संरक्षित करने के लिए सुनिश्चित प्रतीक समूह का नाम लिपि है। जो भाषा हमेशा बोली पहले जाती है। जब भाषा का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले बोली ही गई। उसके बाद फिर ये बात आई कि जो हम बोलते हैं उसमें जो ज्ञान व्यक्त करते हैं उसको आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना चाहिए। वो सुरक्षित किस प्रकार हो सकता है? तब विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने लिपि का आविष्कार किया। संसार में बहुत सारे भाषाएं हैं और उनके लिए अलग अलग लिपियां हैं। हम कुछ एक का यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हिंदी के लिए ही लें। हिंदी के लिए जो लिपि इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है देवनागरी। लिखा कैसे जाता है? इस प्रकार। संस्कृत के लिए भी देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल होता है। लिखा इस प्रकार जाता है। गुजराती से आप सभी परिचित होंगे। गुजराती की लिपि गुजराती ही कहलाती है, गुजराती लिपि। भारत मारो देश छे, इस प्रकार लिखा जाता है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, इस प्रकार लिखी जाती है। अरबी की लिपि भी अरबी ही कहलाती है, इस प्रकार लिखी जाती है। चीन में बहुत तरह की लिपियां प्रचलित हैं। उनमें से जो अभी सबसे अधिक प्रचलित है और संभवतः राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त है वो है मंडारिन। इस प्रकार लिपि लिखी जाती है। यह चित्रलिपि कहलाती है। रूसी, यह सिरिलिक लिपि कहलाती है, इस प्रकार लिखी जाती है। इन सभी भाषाओं में एक ही बात लिखी है, भारत मेरा देश है। हिब्रू की लिपि भी हिब्रू ही कहलाती है, इस प्रकार लिखी जाती है। ग्रीक की लिपि भी ग्रीक ही कहलाती है और इस प्रकार लिखी जाती है। आप चाहें तो इस लिंक पर जाकर के लैंग्वेज, दुनिया की तमाम भाषाओं और उनके लिए कौन सी लिपि इस्तेमाल होती है उसको आप जान सकते हैं। अगर आपको उनके नमूने देखने हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएं, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप चाहें उसमें यहाँ पर लिखें, यहाँ पर अपनी मनचाही भाषा डालें तो उसी लिपि में उस बात का अनुवाद आ जाएगा। आप लिपि का नमूना आप देख सकते हैं। ये एक रोचक प्रयोग हो सकता है अगर आप करना चाहें। अब हम हिंदी भाषा पर आते हैं। हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि का नाम, जैसा कि आपने कहा, देवनागरी लिपि है। इसकी मानक वर्णमाला क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर मैं कहूँगी कि गुजरात के विद्यार्थियों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो गुजराती भाषा की जो लिपि है गुजराती,
वह भी देवनागरी का ही एक रूप है। और हिंदी अक्षरों और हिंदी में प्रयुक्त होने वाली देवनागरी लिपि और गुजराती के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि, इन दोनों के अक्षरों में बहुत सारी समानताएं हैं। इसलिए विद्यार्थी अक्सर ये गलती करते हैं कि हिंदी लिखते समय भी गुजराती तरीके से उन अक्षरों को लिख देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मानक हिंदी लिखते समय इस तरह की भूल अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आज आप ये ध्यान से देखें कि कैसे लिखे जाते हैं। ये जो सारे यहाँ पर टाइप किए हुए हैं अक्षर, ये गूगल इनपुट में मंगल फॉन्ट के अक्षर हैं। अगर फॉन्ट बदलेगा तो इसके अक्षरों की आकृति थोड़ी बहुत बदल जाएगी, लेकिन मानक रूप से यह ऐसी ही रहेगी। हम चाहे मैं आपको लिख करके हस्तलिखित भी बताती हूँ। और हस्तलिखित भी इसी प्रकार लिखा जाता है। आ हस्तलिखित भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। ई ई उ ऊ, री हस्तलेख में थोड़ा सा बदल जाता है। हम जब हस्तलेख में लिखते हैं इस प्रकार का लिखते हैं। पुराने समय से इस प्रकार का हमें सिखाया गया है, लेकिन अब के जो छात्र हैं वो अधिकतर टाइप किए हुए से ही लिखना सीखते हैं, इसलिए वो इस प्रकार भी लिखते हैं। अभी बच्चे इस प्रकार भी लिखते हैं। हमारे बचपन में हमें इसी प्रकार सिखाया गया था। तो आप इस प्रकार हस्तलेख में आप इस प्रकार भी री लिख सकते हैं। ए भी थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा सा बदला है। ऐ ओ मैं यहाँ अंग और अह, जो कि पारंपरिक तौर पर हिंदी वर्णमाला में गिने जाते हैं, को नहीं लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि वस्तुतः अंग पूर्ण रूप से एक स्वर नहीं है और अह भी पूर्ण रूप से एक स्वर नहीं है। अब हम हिंदी की मानक वर्णमाला देखेंगे। यहाँ पर लिखे हुए अक्षर गूगल इनपुट में मंगल फॉन्ट से टाइप किए गए हैं। सामान्यतया अभी हम इस फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर एरियल यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं गूगल इनपुट में। फॉन्ट बदलने के साथ साथ अक्षरों की आकृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, पर उनकी मूल बनावट इसी प्रकार रहती है। मैंने मंगल फॉन्ट इसलिए भी चुना क्योंकि यह हस्तलेख के काफ़ी करीब है। आप जानते ही होंगे कि हाथ से लिखे हुए अक्षर और छपे हुए अक्षरों की बनावट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप इसे अभी ध्यान से देखिए और फिर मैं आपको हाथ से लिखे हुए अक्षरों की बनावट भी बताऊंगी। अ, आ, ई, उ, ऊ, री को जरा सा ध्यान से देखिएगा। ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह यहाँ पर सम्मिलित नहीं है क्योंकि अंग और अह अलग से कोई स्वर नहीं है। अंग यानी अनुस्वार वस्तुतः व्यंजन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, पंचम वर्ण के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। और अह यानी विसर्ग
भी एक अतिरिक्त ध्वनि जोड़ी जाती है, वो पूर्ण रूप से स्वर न होने के कारण यहाँ पर मानक वर्णमाला में उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। अब हम हाथ से लिखे हुए अक्षरों के नमूने आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे टाइप किए हुए अक्षर से के लगभग समान है। इसी प्रकार आ भी ई, ये भी लगभग समान है, ये भी समान है। उ और उ भी टाइप किए हुए अक्षरों से अलग नहीं है। री थोड़ा सा अलग होता है। आपको ध्यान होगा कि टाइप किया हुआ ई री इस प्रकार का है, जबकि हाथ से लिखे हुए में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पुराने समय में पहले हमारे बचपन में इसी प्रकार से हमें सिखाया गया था। अब छपे हुए अक्षरों का प्रचार ज़्यादा हो गया है और बच्चे सामान्यतया उन्हीं अक्षरों को अपने लेखन में उतारते हैं, तो वो इस तरह का री भी हस्तलेख में लिखने लगे हैं। ये भी सही है और ऐसा लिखा हुआ भी सही है। आप दोनों का इस्तेमाल अभी कर सकते हैं। ये भी टाइप किए हुए अक्षर के समान ही है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें केवल हमने इसको मिला दिया है, हस्तलेख में इसको मिला देते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है। इस प्रकार भी लिखा जाता रहा है, लेकिन अब ये उतना चलन में नहीं है। इस प्रकार भी लिखा जाता रहा है, लेकिन अब ये उतना चलन में नहीं है और इसी प्रकार से हस्तलेख में भी लिखते हैं। ये तो बिल्कुल समान ही है। इसमें बस एक ही अंतर है कि टाइप किए हुए अक्षरों में ये केवल एक लाइन होती है, उसमें गोल नहीं बनाते हैं, जबकि लिखे हुए अक्षर में ये गोल बना देते हैं स्पष्टीकरण के लिए। क्योंकि अगर केवल हस्तलेख में केवल लाइन करेंगे तो उससे कभी कभी संदेह हो सकता है, तो इसलिए गोल बना करके स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार की ये मात्रा है। अब हम व्यंजन की आकृतियों को देखेंगे। इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी गूगल इनपुट मंगल फॉन्ट में है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ळ और ढ़। इसमें मैं एक बात बता दूं, ङ, ञ और ण ये तीन अब वस्तुतः लेखन में प्रयुक्त लगभग नहीं के बराबर होते हैं। बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि एक दो शब्द हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सामान्यतया इन तीन ध्वनियों को न ये बोलने में स्पष्ट रूप से आती हैं और न अब लेखन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना ज़्यादा उचित माना गया है। ङ, ये जरा सा आप ध्यान से सुनिएगा भी, ङ ये उच्चरित होता है ङ,
लेकिन सामान्यतया विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है अंग। अंग में अ एक पहले लग गया, और अंग वस्तुतः कहा जाए तो अंग अगर लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार। अंग अगर हम बोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, अंग। लेकिन ये नहीं है, ये जब हम ये लिखते हैं तो ये ध्वनि है ङ। अब ये ध्वनि सामान्यतया प्रयोग में नहीं आती, लेकिन फिर भी वाङ्मय यह एक ऐसा शब्द है जिसके लिए इस ध्वनि का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसमें दूसरे ढंग से वाङ्मय शब्द को नहीं लिखा जा सकता है। आपको मालूम होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा की पुत्री कहलाती है, यानी वो काफ़ी कुछ उसमें संस्कृत भाषा से आया है, और संस्कृत की ध्वनियाँ और संस्कृत की लिपि वो भी आई थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे 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 वो घिस करके पुरानी पड़ गई, अलग हट गई, ख़त्म हो गई, और अब सामान्यतया इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके अवशेष रह गए हैं, कुछ स्थानों पर वो प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि इस वाङ्मय शब्द में। इसी तरह से ञ, ये भी ध्वनि सुनिएगा, ञ, ये ञ कहा जाता है, उच्चरित होता है, लेकिन वस्तुतः इसका उच्चारण है ञ। ये ध्वनि एकदम अंदर से निकलनी चाहिए, ण, अण नहीं, ण। ये तीनों ध्वनियाँ अभी विलुप्त, लगभग विलुप्त हो चुकी हैं, और इनके स्थान पर अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं, ऊपर वाली बिंदी का प्रयोग करते हैं। न और म है, न और म स्वतंत्र रूप से भी इस्तेमाल होते हैं बिना स्वर के। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वस्तुतः अस्वर के साथ लिखे हुए हैं। मूल रूप में ये स्वर विहीन है। ये सभी व्यंजनों को वस्तुतः स्वर विहीन होना चाहिए था, सब में हलंत लगा होना चाहिए था। इस तरह की लाइन को हलंत कहते हैं, ये हलंत होना चाहिए था, है ना। लेकिन हलंत स्वर का उच्चारण करना संभव नहीं है, इसलिए हम ये क जो है वो वस्तुतः अ के साथ है। इसी प्रकार सभी वर्ण अपने मूल रूप में हलंत वाले हैं, लेकिन उनको हम हलंत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अ के साथ ही हम उच्चरित करते हैं और क, ख, ग, घ, ङ इस प्रकार बोलते हैं। अब इनके हस्तलिखित रूप पर हम जाएंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ। छ थोड़ा सा फर्क हो गया है, आपको अगर ध्यान हो तो छ टाइप किए हुए छपे हुए शब्द अक्षर ऐसा आता है, लिखने में इस प्रकार का आता है। अभी कुछ लोग
जैसे छपा हुआ है उस प्रकार भी लिखने लगे हैं, ऐसा भी लिखने लगे हैं। ये भी 6 सही है, यह भी 6 सही है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो अपनाइए फिर उसी पर स्थिर रहिए, उसको ही हमेशा लिखिए। अन्यथा अगर आप दोनों तरह का प्रयोग करेंगे तो कभी आपके जो पूरा उत्तर आप लिखेंगे, पूरा बड़ा लेख लिखेंगे, तो उसमें संदेह उत्पन्न होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ध से भी मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा सा है, तो इसलिए आप जो भी इस्तेमाल करें फिर 6 के लिए वही अक्षर इस्तेमाल करें। ज, झ, झ भी अब अलग तरीके से लिखा जा रहा है। हमने बचपन में ऐसा ही सीखा था, हम हस्तलेख में अभी भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सामान्य रूप से इस तरह से लोग लिखने लगे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस तरह से आप लिखते हैं तो भी ठीक है, और यदि इस तरह से लिखते हैं तो भी ठीक है। इस तरह का अगर आप रूप अपनाएं, आप इस तरह से लिखना शुरू करें, तो ध्यान रखिए भ भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसमें एक पूंछ लटकानी पड़ती है, जैसे कि क में होती है, जैसे कि फ में होती है। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप लिखें इस प्रकार का और पूंछ लटकाना भूल जाएं, तो पता चला कि वो झ की जगह भ हो और आप लिखने जा रहे हो झरना और लिख बैठे भरना। आप जानते हैं दोनों शब्दों का बहुत अर्थ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। भरना माने किसी चीज़ को भरना, किसी दूसरी चीज़ के अंदर भरने की क्रिया, और झरना यानी जलप्रपात, ऊपर से गिरता हुआ पानी। तो अक्षरों का लेखन में उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। यदि आप झ इस प्रकार लिख रहे हैं तो पूंछ लटकाकर लिखना ना भूलिए। ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, ष, स, ह। दो और हैं, ड़, ढ़। अब आप देखेंगे कि पारंपरिक वर्णमाला जो संभवतः आपने भी सीखी ही होगी, उसमें क्ष, त्र, ज्ञ भी होता है। यहाँ पर उसको नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः क्ष, त्र, ज्ञ
ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं, अलग अलग व्यंजन नहीं है, बल्कि ये दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है। इसलिए उनको अभी इसके बाद में जब संयुक्त अक्षरों पर जाऊंगी तब वो बताऊंगी। यहाँ मानक वर्णमाला में क्षत्र ज्ञ का प्रयोग नहीं किया गया है। ड़ और ढ़ ये पहले कभी वर्णमाला में नहीं आते थे, अब इन्हें वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है और हमने पूरी उसकी लिपि भी अपनाई, देवनागरी लिपि। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें ड़ और ढ़ नहीं, क्योंकि संस्कृत में ड़ और ढ़ ध्वनियाँ नहीं हैं, ये हिंदी की अपनी ध्वनियाँ हैं, ये बाद में आई हुई ध्वनियाँ हैं। तो इसलिए जो लिपि हमेशा अधिक कंजर्वेटिव होती है, अधिक पारंपरिक होती है। बोलने वाली भाषा जल्दी बदल जाती है, लिपि जल्दी नहीं बदलती। तो बहुत लंबे समय तक ड़ और ढ़ बोला तो जाता था, घोड़ा, थोड़ा, चढ़ना, उड़ना, लेकिन उसको लिपि में नहीं लिया गया था। ड़ और ढ़ को वर्णमाला में खास करके नहीं लिया गया था, उसको वर्णमाला के रूप में सिखाते नहीं थे। लेकिन अभी ये सम्मिलित कर लिया गया है, ड़ और ढ ये दोनों ध्वनियाँ भी, ये दोनों व्यंजन भी सम्मिलित हैं। गुजराती भाषाभाषी, गुजराती जानने वाले ये ध्यान रखें कि हिंदी लिपि लिखते समय हमेशा शिरोरेखा देनी होती है, इसको कभी न भूलें। गुजराती में ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, हिंदी में हमेशा आती है, इसको खूब ध्यान रखें। दूसरा, जो सामान्य गलतियां होती हैं, गुजराती में क इस प्रकार लिखा जाता है। अब इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो क बन जाएगा हिंदी का। तो अक्सर विद्यार्थी लिखते समय इस क का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो हिंदी लिखते हैं तो क इस प्रकार लिख देते हैं। तो ये जरा सा ध्यान रखें कि क ऐसा आना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है और ऊपर शिरोरेखा आनी ही चाहिए। व्यंजन इतने हुए। अब हम जब संयुक्त व्यंजन पर जाते हैं तो क्ष ये वस्तुतः क और श का मिला हुआ रूप है, जो कि रूढ़ हो गया है। इस प्रकार हम जब कक्षा लिखते हैं तो हमेशा कक्षा ऐसे ही लिखेंगे, हम कभी भी कक्षा ऐसे नहीं लिख सकते। हालांकि यदि हम उच्चरित करने जाएं तो ये दोनों एक जैसे उच्चरित होंगे, कक्षा कक्षा, लेकिन लिखते समय हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा इसका ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से त्र जो है वो वस्तुतः त और र है, लेकिन हम त और र को ऐसे ही लिखते हैं। आप ये ध्यान रखिए, र वैसे भी एक विशिष्ट वर्ण है और संयुक्ताक्षर के रूप में ये कभी अपने रूप में नहीं लिखा जाता। यदि यह मूल अक्षर के बाद आ रहा हो अर्चना, इसको यदि हम तोड़ें तो अ र च अ न आ,
ये सभी उसके ध्वनियाँ अलग अलग हो गई। अब इसमें र और च ये दोनों संयुक्त है, च के साथ अ लगा हुआ है, यानी कि र स्वर विहीन है। ऐसी स्थिति में र अपने ऊपर वाले अक्षर पर चढ़ जाता है। आधा र लिखने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब र आधा संयुक्त र स्वर विहीन होता है तो अपने आगे वाले जो अक्षर जिसमें कि स्वर लगा हुआ है उस पर चढ़ जाता है। अब दूसरा शब्द देखिए, ग्रह। ग्रह में ग स्वर विहीन है, ग्रह में ग स्वर विहीन है, र में अ लगा हुआ है। जब र इस प्रकार आता है तब र नहीं लिखा जाता, बल्कि स्वर विहीन अक्षर को ही हम पूरा लिखते हैं और र उसके नीचे आ जाता है। ये फिर से ये हो गया ग्रह। तो र एक ऐसा विशिष्ट अक्षर है जो कि जिसको स्वर विहीन होने पर या उसके साथ कोई दूसरा यानी संयुक्त रूप से वो जब लिखा जाएगा तो यदि वह स्वयं स्वर विहीन है तो वो स्वर के साथ वाले अक्षर के ऊपर चढ़ेगा। यदि वो स्वर युक्त है और दूसरा अक्षर स्वर विहीन है तो वो स्वर विहीन अक्षर के नीचे लग जाएगा। तो इस प्रकार से र बिल्कुल विशिष्ट है। त्र और भी ज़्यादा विशिष्ट हो गया है, जिसमें कि त भी नहीं रहता और र भी नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया है। इसीलिए त्र ये विशिष्ट अलग अक्षर माना जाने लगा था, अलग व्यंजन माना जाने लगा था। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ जो है ज और य को मिलाकर के बना हुआ है। ज और इसमें देखिए थोड़ा सा ज का स्वरूप भी आ रहा है, थोड़ा सा य का आता है और फिर ये लग गया है। तो ये यानी ये एक विशिष्ट रूप हो गया है। ये तीनों क्षत्र ज्ञ, हाँ उसके साथ में श्र भी, श और र, ये भी विशिष्ट रूप से इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार ये चार संयुक्ताक्षर हैं जो कि अपने विशिष्ट रूप में लिखे जाते हैं। इसमें जो इनके मूल अक्षर हैं उनका स्वरूप उतना दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इनको वर्णमाला में सम्मिलित किया गया था और सिखाया जाता था। लेकिन वस्तुतः ये अलग से कोई ध्वनि नहीं है, कोई अलग से कोई व्यंजन नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी वर्णमाला में इन चारों अक्षरों को जोड़कर भी अभ्यास कर सकते हैं, इन चारों संयुक्ताक्षरों को भी रख करके अभ्यास कर सकते हैं। ये व्यंजन अपने इन लिखित रूपों में रूढ़ होकर लगभग स्वतंत्र व्यंजन की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये है नहीं वस्तुतः व्यंजन, लेकिन ये संयुक्ताक्षर हैं, दो व्यंजनों का मिला हुआ रूप है, लेकिन फिर भी ये इतने विशिष्ट हो गए हैं, अपने लिखित रूप में रूढ़ हो गए हैं कि इनको एक तरह से स्वतंत्र मान लिया गया है, स्वतंत्र व्यंजन ही मान लिया गया है और वर्णमाला में इनको रखने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये पुराने समय की
पुस्तक जो बच्चों के लिए होती थी वर्णमाला की पुस्तक, वह है। आप देखेंगे इसमें लगभग ये जैसे मैं बता रही थी हस्तलिखित पहले इसी प्रकार का चलता था, अब थोड़ा सा उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें क्षत्रज्ञ सम्मिलित है, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले वर्णमाला में इसको सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन अभी जो मानक हिंदी की मानक वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक उपक्रम है, एक संस्था है, उसने जो मानक बनाया है उसमें ये तीनों वर्ण अलग नहीं रखे गए हैं, संयुक्ताक्षर के रूप में रखे गए हैं। ये और भी प्राचीन काल में जो पहले छपाई शुरू हुई थी तो अ आ ओ औ झ देखिए जिस प्रकार मैंने लिखा हस्तलेख उस प्रकार पहले छपता था। ण इस प्रकार छपता था, अब बिल्कुल इस ण का प्रयोग नहीं होता। अब इसी प्रकार ण अगर कहीं दिखाई पड़ेगा आपको तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार के ण का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। झ जरूर इस प्रकार से हस्तलेख में लिखा जाता है। ल भी ल अन्यथा छपे हुए रूप में सामान्यतः इस प्रकार आता है। लिखित रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं। और ये आपको पुरानी, अगर आप पुरानी छपी हुई पुस्तकें देखेंगी तो अ आ ओ औ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, अब बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं होता है। तो आप उसमें बिल्कुल कभी इसमें संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको इन अक्षरों को पहचान करके रखना चाहिए कि अ आ ओ औ इस प्रकार भी कभी लिखे जाते थे, अब नहीं लिखे जाते हैं। झ हस्तलेख के रूप में ऐसा चलता है, छपे हुए में नहीं चलता। ण अब बिल्कुल हस्तलेख और छपे हुए दोनों ही रूप में इसी प्रकार चलता है। और ल ये भी हस्तलेख में अभी इस प्रकार चल रहा है और छपे हुए में सामान्यतया इस प्रकार चलता है, कभी कभी छपे हुए में भी इस प्रकार आता है। कुछ और संयुक्ताक्षर हैं जो विशिष्ट रूप में लिखे जाते हैं, जैसे द्य, द और य का संयुक्त रूप द्य, त और त का संयुक्त रूप त। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। र और थ ये तो मैंने बताया ही, ग र ग्र इस प्रकार ग र के साथ ये बताया ही। इस तरह का केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ऐसा कहा है कि इतने सारे अलग तरह से लिखने पर बहुत संदेह बनता है और नए जो हिंदी सीखने वाले हैं उनके लिए ये कठिन हो जाता है। इसलिए उसका ऐसा कहना, हिंदी निदेशालय की तरफ से जो नियमावली जारी की गई है उसमें बताया गया है कि द्य लिखना ऐसे ही लिखना ज़्यादा उचित है, यानी विद्या लिखा जाए तो विद्या इस प्रकार लिखना चाहिए, स्पष्ट रहे। अगर हम विद्या इस प्रकार लिखते हैं तो जिसने केवल वर्णमाला सीखी है और वर्णमाला में ये अक्षर आता नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसा है तो वो द भी पढ़ पाएगा, य भी पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से जो नियमावली बताई गई है उसमें संयुक्ताक्षरों को अलग अलग लिखने का, माने जो संयुक्त स्वर विहीन जो अक्षर है वो हलंत के साथ लिखा जाए और जो दूसरा अक्षर है, दूसरा व्यंजन है वो अपने स्वरूप में लिखा जाए, ऐसा कहा गया है। तो अब ये भी कुत्ता पहले हमेशा इस प्रकार लिखा जाता था, अब इस प्रकार लिखा जाता है। चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता था, अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कहना है कि इसी प्रकार लिखना ज़्यादा उचित है। ह पर हलंत लगाया जाए और न पूरा लिखा जाए। ग के लिए अभी कोई ये नहीं बताया गया है। र के लिए र जो है, र तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। यदि वह
स्वर विहीन है तो अपने स्वर युक्त व्यंजन पड़ोसी व्यंजन के ऊपर जाएगा। यदि वह स्वयं स्वर के साथ है और जो उसका साथ दूसरा स्वर विहीन व्यंजन है वो उसके नीचे लग जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन अभी जो लिखने में ये दोनों ही स्वरूप प्रचलित हैं, ऐसे भी सही है, ये भी सही है और ऐसा लिखा हुआ भी सही है, ये भी सही है और ऐसा लिखा हुआ भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप जिस तरह से अच्छा समझते हैं, आपको जिसको लिखने में ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसका चयन अभी कर सकते हैं। ये नियमावली बनाई गई है, कहा गया है एक मानकीकृत रूप हो, एक जैसा ही लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सरल, हमेशा भाषा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है, तो ये सरलता की ओर अगर जो है इस प्रकार से लिखा जाए, वस्तुतः ये उलट देना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो वो नए हिंदी जानने सीखने वालों को, जिसने केवल वर्णमाला सीखी है, उनके लिए भी सुकर होगा, जान सकेंगे आसानी से। और ये रूढ़ तरीका है, जैसा कि हम पहले से लिखते चले आए हैं, दोनों ही अभी सही माना गया है। मात्राएं आप जानते ही हैं, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। अ की अ लगता है, कब जैसा मैंने बताया सभी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित करना उन्हें असंभव है, तो वो अ के साथ होते हैं। क आ बनता है, आ के आ लग सकता है, आ की मात्रा एक खड़ी पाई होती है, एक डंडा। कि ये ह्रस्व इकार है, छोटी ई मैं नहीं कहूँगी, हम अभी स्नातक कक्षा में पहुँच चुके हैं और हमें ह्रस्व इकार, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग करना चाहिए। तो ह्रस्व इकार इस प्रकार पहले लगता है, जिस व्यंजन के साथ लगना है उसके पहले लगता है। दीर्घ इकार जिस व्यंजन के साथ लगना है उसके बाद में आता है। उ की मात्रा जो है वो नीचे की ओर लगती है, सभी व्यंजनों में वो नीचे की ओर लगती है, सिवाय र के। र एक विशिष्ट अक्षर है, र में ये बगल में लगता है। दीर्घ उकार का ह्रस्व उकार की पूंछ आपके बाईं ओर होती है और दीर्घ उकार की पूंछ आपके दाहिनी ओर होती है। र में ये बात ध्यान रखिएगा कि ये उसके बगल में लटकता है पूंछ की तरह, और इसमें ये बात आप ध्यान रखिए कि र में ह्रस्व उकार लगेगा तो ये खाली लटकेगा, जैसे क में लटकता है, फ में लटकता है, झ में लटकता है, उसी प्रकार उ की मात्रा र में इस प्रकार लटकती है। लेकिन जब दीर्घ उकार लगेगा तो ये गोल हो जाएगा। ये अंतर है जो कि सामान्यतया नहीं जानते हैं, कोई भी इसका लेखन में प्रयोग भी जल्दी नहीं करता है, लेकिन मानक हिंदी लिखना है तो आपको इस अंतर का ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर लोग रूप लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, रूप। ये भेद ही, ये ज्ञान ही नहीं होता कि कहाँ पर दीर्घ उकार होगा और कहाँ पर ह्रस्व उकार होगा। लेकिन ये गलत है। इस प्रकार अगर आपने रूप लिखा तो आपकी मात्रा की गलती मानी जाएगी। सही तरीके से रूप लिखने का तरीका है दीर्घ उकार के साथ। ध्यान रखिए, र में दीर्घ उकार हमेशा गोले के साथ आएगा और ह्रस्व उकार केवल पूंछ की तरह से लटकेगा, जैसे क या फ और झ में लटकता है। री लगेगा तो ये नीचे गोल होता है, कृषि री। ए
के, कई, को, कौ। अब कंग कह का उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि वही उसको नहीं माना है, लेकिन जैसे कंगन, मैं बोर्ड पर जाऊं, कंगन, कंगन शब्द भी संस्कृत से आया है और मूलतः कंगन इस प्रकार लिखा जाता था, या बाद में इस प्रकार भी लिखा जाता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी से ये ध्वनि गायब हो गई है, तो अब और इसका स्थान अनुस्वार ने ले लिया है। तो अब कंगन इस प्रकार ही लिखा जाएगा अनुस्वार के साथ। ये शिरोबिंदु अनुस्वार, अनुनासिक चंद्रबिंदु, आंख, कांच, विसर्ग अतः, प्रातः, अर्धचंद्र, ये नई ध्वनि आई है अंग्रेजी के साथ में। ऑटो, डॉक्टर जैसे जगह पे ये केवल चंद्र लगेगा, बिंदी नहीं होगी। हल चिन्ह मैंने बताया ही। और नुक्ता, ये भी फारसी, अरबी फारसी शब्दों के साथ में ये ध्वनि आई है। ज, इसमें फ, क, ख भी आई थी, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। ज अभी तक रह गया है। पाजेब, फॉरन, हाँ, फ में भी है लेकिन उतनी नहीं रह गई है। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में हवा नाक से ज्यादा और मुंह से कम निकलती है। अनुनासिक स्वर ध्वनि है, इसके उच्चारण में हवा नाक से कम और मुंह से ज्यादा निकलती है। जैसे हंस, हंस, हंस अनुस्वार के साथ होगा, हंस ये अनुनासिक के साथ होगा, चंद्र बिंदु के साथ। शब्दकोश में अ से ह जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। मात्राओं में हमेशा अनुस्वार सबसे पहले आता है, उसके बाद अनुनासिक, उसके बाद सामान्य अ, आ, ई, और आ के बाद ओ आता है, आहा आता है, उसके बाद फिर आगे ध्वनियाँ आती हैं। संयुक्ताक्षर का आधा अक्षर अपने सभी मात्रा रूपों के बाद आएगा, जैसे माना, मान, माना, मानो, मान्य, ये सभी मात्राओं के बाद तब आधा अक्षर आया। क्षत्रज्ञ भी इसी तरह से जो नियम है, क आधा क उसमें आता है, तो उसी तरह से कहीं पर भी जब क्ष लगना होगा तो आधा क और श मान करके उस यथास्थान आएंगे। ये याद रखने योग्य बातें हैं, कुछ ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए देवनागरी अक्षरों का सही स्वरूप क्या है वो ध्यान रखिए। संयुक्ताक्षरों को सही तरीके से लिखने का तरीका, शब्दकोश में अक्षरों का क्रम ध्यान रखना आवश्यक है। हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त लिपि देवनागरी है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी में कुल 11 स्वर जो मैंने बताया और 35 व्यंजन हैं। ये उपयोगी पुस्तक है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये पुस्तक इसी बात के लिए बनाई गई है कि किस प्रकार से सही हिंदी के अक्षर लिखे जाएं और सही संयुक्ताक्षर लिखे जाएं, सही स्पेलिंग आए, वर्तनी सही हो। ये डाक द्वारा इस पते से प्राप्त की जा सकती है। ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर और डाउनलोडेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल सर्च में यदि आप डालेंगे इस पुस्तक का नाम के देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, तो ये आ जाएगा। ये निःशुल्क है, आप डाक द्वारा भी मंगाएंगे तो आपको कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको खाली एक पत्र लिखना है और आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये पुस्तक आपके घर पर पहुंच जाएगी। तो इसको अवश्य मंगवाएं और इसके अनुसार हिंदी अक्षरों का अभ्यास करें। धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः।